और आज हम अपने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। देखो, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं कि जो एक केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है in terms of symbols and chemical formulas of the reactant and products is known as chemical equation। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स में लिखें और जो कि उस केमिकल फॉर्मूला में लिखें तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अगर जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो हम सिंबल एस यूज़ करेंगे, छोटे वाला एस। लिक्विड्स में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो एल, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है तो जी। और अगर एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जब हम किसी को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो क्या, जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट का तो हम ए क्यू से डिनोट करेंगे, यानी कि वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर गैस क्या है, प्रोड्यूस हो रही है, तो हम लिखेंगे कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है और उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये ऊपर एरो वाला साइन, ठीक है। यानी कि हमें पता लग जाएगा कि ये वाली गैस ऊपर प्रोड्यूस हो रही है। और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स अपने बन रहे हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के, तो हम नीचे एरो का साइन करके ब्रैकेट में लिख देंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं इसके। अब बात आती है बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कब होती है और अनबैलेंस्ड कब होती है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो हम उसको बैलेंस कैसे करें ये भी हम सीखेंगे। जब हम व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। देखो, लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक वर्ड इक्वेशन फॉर्म में क्या होगा कि एक एरो रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। अब रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि एक ही रिएक्शन दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर रिएक्ट कर रही हैं तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट हैं, number of atoms present on the reactant side, अगर number of atoms present on the product side, दोनों के दोनों इक्वल हैं, सेम है नंबर्स में, तो यानी कि वो जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। if the number of atoms is same on both the sides then the equation is balanced, ठीक है। व्हेन वी काउंट, अगर हम दोनों एलिमेंट्स दोनों साइड एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम काउंट करते हैं, मान लो रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट है और प्रोडक्ट की साइड भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ही होगा, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है अपना। मान लो कि इस साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं और इस साइड भी हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो दो यानी कि नंबर सेम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। ये नहीं कि हम सिर्फ एक एलिमेंट का देखेंगे, हमें सभी एलिमेंट्स के देखने हैं जितने भी रिएक्शन में प्रेजेंट है। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था। देखते हैं कि अगर एलिमेंट जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम नहीं हैं तो क्या होगा। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज़ नॉट सेम ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, ठीक है। देखो, अगर बैलेंस्ड नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो यानी कि वो इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड उस एलिमेंट का मास इक्वल नहीं है और मास इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज़ द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती हैं वो अपनी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती हैं।
ठीक है, एक रिएक्शन के लिए उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब बात करते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ये क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हम मास को ना ही तो बना सकते हैं, ना ही तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय यानी कि ना ही उसको तोड़ सकते हैं। यानी कि मास क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। और नंबर ऑफ एटम्स कैन बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। नंबर ऑफ एटम्स or destroyed in a chemical reaction. So the number of atoms of an element, अब यानी कि मास अगर हम नहीं बना सकते, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी हम नहीं बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एक एलिमेंट के जो रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट हैं, एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस्ड होने चाहिए। और बैलेंस्ड होने के कारण यानी कि जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करना आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स formed in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactants participated in a chemical reaction। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होना क्यों ज़रूरी होना चाहिए, ताकि दोनों साइड रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी एक एलिमेंट का मास क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स अपने पास होते हैं एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। देखो, पहला मेथड होता है अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है, हम इसी को बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास मान लो कोई भी ऐसी रिएक्शन दे दी गई, उसके बाद क्या करेंगे कि हम सभी एलिमेंट्स को, इसके अंदर पहले ये देखो कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक आयरन, Fe अपना किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है। दूसरा है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये O क्या किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है। तीसरा है ऑक्सीजन। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब जो ये कंपाउंड्स बना रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर कवर कर लेंगे। जैसे हमने बॉक्स के अंदर कवर क्यों कर लिया, यानी कि हमें इन कंपाउंड के जो फॉर्मूले हैं अपने पास, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। हमें करना क्या है कि सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स की कमी रहेगी अपने पास, वो हम इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, हमें इसके फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, सेकेंड आता है अपने पास कि इस रिएक्शन के अंदर, यानी कि जो रिएक्शन हमें दी गई है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है। सबसे बड़ा कंपाउंड यानी कि वो कंपाउंड हम चूज़ करेंगे। देखो, कंपाउंड क्या होता है, जो एक या दो से एलिमेंट, जो कंपाउंड क्या होता है, जो एक या दो एलिमेंट से मिलके बना हो, है ना। और अब हम चूज़ करेंगे कि वो कंपाउंड चूज़ करेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्या है, ये तो एलिमेंट है, ये तो कंपाउंड है ही नहीं। H2O कंपाउंड है, इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना। यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन एटम्स प्रेजेंट ही हैं। ये क्या है, Fe3O4। Fe3O4 इसके अंदर 3 आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं और 4 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। यानी कि 7 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं टोटली। और इसके अंदर ये हाइड्रोजन क्या है, ये तो हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल है। 2 हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब सबसे बड़ा कंपाउंड क्या हो गया अपने पास, Fe3O4। Fe3O4 हो गया। अब इस कंपाउंड के अंदर भी हम ये देखेंगे कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उस एलिमेंट को हम निकाल लेंगे।
आयरन के कितने हैं 3 और ऑक्सीजन के कितने हैं 4। तो इस ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल लेंगे और पहले इसकी बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो अपनी क्या है, रिएक्टेंट साइड है, और ये क्या है, अपनी प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड देखेंगे कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है, देखो यहीं से देखो, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है यानी कि 1, और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 4 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के। तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे, इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों। तो बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस 4 × 1 and 4 हो गए ना, 4 = 4 हो गए ना, 4 × 1 4 तो था, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट साइड को हम जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर की साइड। देखो हमें फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करना है, बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ आगे नंबर लगाएंगे, आगे कोफिशिएंट्स लगाएंगे उनके। ठीक है, ऑक्सीजन का तो बैलेंस कर दिया। अब बात आती है आयरन की। आयरन में यहाँ पे कितने, देखो आयरन की बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन यानी कि Fe। रिएक्टेंट साइड कितने हैं, देखो ऊपर की तरफ हम देखें तो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल, एक एटम प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3 Fe3 यानी कि 3 एटम प्रेजेंट है। देखो अब 1 और यहाँ पे 3, तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ना, 3 = 3 2। अब ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का अपना क्या हो गया, बैलेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने पास एक एलिमेंट रह गया, वो रह गया हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब ये इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि आधी अधूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें अभी एक एलिमेंट और रहता है बैलेंस करने के लिए। क्या रह गया, हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखते हैं। देखो अब रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 4 × 2। देखो रिएक्टेंट साइड अपने पास 2 हाइड्रोजन के एटम और 4 हमने मल्टीप्लाई किया था ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो सके, यानी कि 4 × 2 को हम इकट्ठा लेंगे, 4 × 2। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 2। ठीक है, 4 × 2 यानी कि 8 = 8, और यहाँ पे 2 एटम हैं। तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4 = 8, 8 = 8। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट साइड की जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब अपनी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक बार देख लेते हैं। आयरन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, आयरन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं।
हाइड्रोजन के 4 × 2 यानी कि 8 एटम्स प्रेजेंट हैं, 4 × 2 यानी कि 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के 4O है ना, इनकी 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड, ओके। अपनी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं, देखो जब हमें कोई रिएक्शन दी होती है तो हमें बताया जाता है कि ये जो एटम है ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम वैसे कि जैसे लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा, हमें बताया नहीं गया लेकिन हम लगा देते हैं। यहाँ पे आयरन क्या है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम ऐसे लिख देंगे। वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है, तब ये रिएक्शन होगी। Fe3 हो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट। और हाइड्रोजन क्या है, गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हम जी भी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये होती है अपनी कि हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें हीट एंड ट्रायल मेथड से, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी कि अपने पास कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं।